Hello students, welcome back to our channel Learn and Grow, and today we will discuss the CTET previous year questions of science. First question: industries like rubber, automobile etc. release harmful gases responsible for acidic rain. Oxides of which elements make up these gases? So इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इंडस्ट्रीज़ जैसे कि रबर या ऑटोमोबाइल वाले जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनसे कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, उनसे कुछ गैसेस निकलती हैं जो हमारी एसिड रेन कॉज करती हैं। सो इस एसिड रेन में जो गैसेस होती हैं वो गैसेस किस एलिमेंट के ऑक्साइड्स से बनी होती हैं? सो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि एसिडिक रेन क्या होती है। एसिडिक रेन जब हमारे रेन में एसिड मिल जाता है, हमारी रेन में एसिड मिल जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेन। एसिडिक रेन में हमारी जब बारिश होती है तो बारिश में क्या आ जाते हैं? कुछ एसिड्स मिल जाते हैं। और ये जो एसिड होते हैं ये कैसे बनते हैं? जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे कुछ हार्मफुल गैसें जैसे कि SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलती है, किसके साथ? बारिश के साथ मिलती है, तो ये कौन सा एसिड बना लेती है? H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड बना लेती है? सल्फ्यूरिक एसिड। और जो हमारी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जब ये H2O के साथ मिलती है यानी बारिश के पानी के साथ मिलती है तो ये कौन सा एसिड बना लेती है? HNO3। ये कौन सा होता है? हमारा नाइट्रिक एसिड। और ये दोनों जो है वो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो जब ये एसिड हमारे बारिश में मिल जाते हैं तो उसी रेन को हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर क्या होगा? किस गैस में, इस गैस में कौन सा ऑक्साइड मिलता है? कौन सा एलिमेंट है? सल्फर। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कौन सा एलिमेंट मिलता है? नाइट्रोजन। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन और सल्फर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा एक टाइप से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन, जब हमारी पहली बारिश होती है, सीज़न की पहली बारिश या मानसून की पहली बारिश होती है तो उसमें हमें नहाना नहीं चाहिए। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण भी एसिडिक रेन ही होता है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी टाइम से SO2 और NO2 गैस होती है। तो ये SO2 और NO2 गैस बारिश में डिज़ोल्व होकर क्या बना लेती है? एसिड्स बना लेती है, जिसके कारण फर्स्ट रेन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। इसीलिए हमें फर्स्ट बारिश में या मानसून की पहली बारिश में कभी भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक रेन हमें स्किन डिजीज़ कॉज करती है। कैसी? स्किन डिजीज़, जिसके कारण हमें क्या हो जाती है? स्किन डिजीज़। इसमें जो है वो हमारी कौन सी, जैसे कि हमें स्किन पे खारिश होने लगती है या फिर हमारी स्किन फट जाती है, तो ये सब डिजीज़ हमें किसके कारण हो जाती है? एसिडिक रेन के। और हमारा एक और क्वेश्चन आता है इसमें, सेकंड क्वेश्चन, कि जो ताजमहल है, ताजमहल का सफ़ेद रंग पीला क्यों पड़ रहा है? पीला क्यों पड़ जाता है? तो जो ताजमहल है, ताजमहल के पास में ही जो है वो एक रिफाइनरी है। रिफाइनरी थी पहले, तो वहाँ पे क्या होता था? उस रिफाइनरी से हमारी यही हार्मफुल गैसेस निकलती थी और ये क्या बना लेती थी? एसिड, जिसके कारण हमें वहाँ पे ताजमहल के आसपास जब भी बारिश होती थी तो वो कैसी बारिश होती थी? एसिडिक रेन होती थी, जिसके कारण जो ताजमहल का सफ़ेद पत्थर है, जिसके कारण ताजमहल का जो सफ़ेद पत्थर था वो कैसा पड़ता जा रहा था? पीला। इसलिए उसका रंग फीका पड़ता जा रहा था। तो ताजमहल के पत्थर के रंग में चेंज होने का कारण भी क्या है? हमारा एसिडिक गैस ही होती है। और एक थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि जो एसिडिक रेन होती है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। पीएच वैल्यू जो है वो इसकी 0 से
7 के बीच होती है। कहाँ पे? 0 से 7 के बीच। और इसी के बीच क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी pH स्केल होती है, pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है? हमारी 0 से 14 तक हमारी pH स्केल होती है। और इसमें जो हमारा पॉइंट नंबर 7 पे होता है, 7 हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल। ना ही ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है। लेकिन जैसे ही हम 7 से 0 की ओर बढ़ने लगते हैं तो ये हमारा एसिड में बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे हमारा एसिडिक मीडियम होता है। और जैसे ही ये 7 से 14 की ओर जाने लगता है तो हमारा बेसिक मीडियम बढ़ने लगता है, हमारा बेसिक मीडियम बढ़ने लगता है। सो एसिडिक रेन कैसी होती है? एसिडिक, इसीलिए pH वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से 7 के बीच होती है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया और इसमें हमने एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चंस को देखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या दिया गया है? 500 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज़ केप्ट इन ए जार ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी। जो 500 ml मस्टर्ड ऑयल है वो एक 2 लीटर वाली कैपेसिटी वाले जार में रखा गया है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑयल विल बी। तो जो ऑयल है वो कैसा प्रेशर लगाएगा जार पे? सो हमें पहले एक जार ले लेते हैं या फिर हम एक ऐसे एक बर्तन बना लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया? ये 500 ml हमने इसमें क्या भर लिया? हमारा ऑयल भर लिया। क्या ले लिया हमने? इसमें अपना ऑयल ले लिया। तो हमें बताना है कि ये जो ऑयल है ये इस जार की वॉल्स पे प्रेशर किस तरह से लगाएगा। सो हमारा क्या दिया गया है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शंस, ओनली साइडवेज। सबसे पहले हम प्रेशर को समझ लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? P बराबर F/A। F क्या होता है? हमारा फोर्स, और A होता है हमारा एरिया। तो यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। यदि हम फोर्स कितना लगाएं? 1 न्यूटन लगाएं और एरिया कितना हो? हमारा एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो तो हमारा फोर्स भी कितना होता है? 1 ही होगा। और फोर्स की, प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी पास्कल। SI यूनिट क्या होती है? हमारी पास्कल। यानी कि हम प्रेशर को किस में मेज़र करते हैं? पास्कल में मेज़र करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक रूल पढ़ना है, एक नियम पढ़ना है जिसको हम क्या कहते हैं? पास्कल्स प्रेशर लॉ या फिर पास्कल का नियम। पास्कल ने क्या नियम बताया? पास्कल ने बताया कि यदि हम किसी फ्लूइड को किसी बर्तन में रख देते हैं, यदि हम किसी फ्लूइड को किसी बर्तन में रख देते हैं तो वह फ्लूइड जो है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है। ऑल डायरेक्शन इक्वल प्रेशर, यानी कि ये सभी डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में है तो ऐसे 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 सभी जगह पर इक्वल प्रेशर लगाएगा। तो ये जो ऑयल जार में रखा गया है ये भी कैसे प्रेशर लगाएगा? सभी जगह पे इक्वल प्रेशर लगाएगा। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑयल विल बी इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी डायरेक्शंस में प्रेशर लगाता है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इन ऑल डायरेक्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ मिक्सचर। इनमें से कौन सा मिक्सचर का सेट है? हमें यहाँ पे ऑप्शंस में काफ़ी सारे नेम्स दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक मिक्सचर है और कौन सा एक मिक्सचर नहीं है। सो फर्स्ट, सबसे पहले हम किसे समझते हैं? मिक्सचर को समझते हैं कि मिक्सचर हमारा होता क्या है। मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 or more substances। इट मीन्स जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एक मिक्सचर बन जाता है। और मिक्सचर जो है वो
टू टाइप से होता है। और मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं? टू होता है, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। होमो मतलब क्या होता है? जिसमें सभी पार्टिकल्स या फिर जो हमारे सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं वो सेम साइज़ के और सेम क्वांटिटी में होते हैं। क्या कैसे होते हैं? सेम साइज़ के होते हैं और सेम टेक्सचर या फिर क्वांटिटी में होते हैं। और जो हेटेरोजीनियस होता है उसमें कैसे होंगे? डिफरेंट साइज़। और इसमें कैसे होते हैं? हमारे सेम साइज़ के होते हैं। सो हमारे मिक्सचर कितने टाइप के होंगे? होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में सभी सेम साइज़ के होते हैं और हेटेरोजीनियस में सभी डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कि मिक्सचर में हमें कौन कौन से मिक्सचर यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया गया है? एयर। तो हम एयर के लिए क्या लिख सकते हैं? एयर क्या होता है? एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ, कैसा मिक्सचर होता है? डिफरेंट गैसेस। यानी कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं और उन सभी के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब जो है वो हमारी किस में मिलती हैं? एयर में मिलती हैं। सो एयर इज़ ए मिक्सचर। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? शुगर क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6। तो शुगर में क्या क्या मिलता है हमें? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट ये एक मिक्सचर नहीं होता है, ये क्या होता है? एक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें जो है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक बैलेंस अमाउंट में, कार्बन के कितने? 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के कितने? 12 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के कितने? 6 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। इसीलिए शुगर क्या हो जाएगा? हमारा एक कंपाउंड हो जाता है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? मिल्क। और मिल्क क्या होता है? मिल्क भी एक तरह का मिक्सचर होता है। मिल्क भी क्या होता है? मिक्सचर ऑफ किस का हो जाएगा? एक तो मिल्क में क्या होता है? वाटर होते हैं, प्रोटीन्स होता है, और हमारा क्या हो जाता है? मिल्क में वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक और क्या हो जाता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट। सो हमारा मिल्क भी क्या हो जाएगा? एक तरह का मिक्सचर हो जाता है। नेक्स्ट मिल्क के बाद हमें दिया गया है CO2, सेम एज शुगर। CO2 भी क्या हो जाएगा? हमारा एक कंपाउंड ऑफ किस का कंपाउंड हो जाएगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के हमारे 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एयर, मिल्क, सोप। हमें क्या दिया गया है? सोप। और सोप क्या होती है? सोप हमारी एक तरह का मिक्सचर होती है। मिक्सचर जिसमें हम क्या मिलाते हैं? फैटी एसिड्स एंड सोडियम साल्ट। सो एयर क्या हो जाती है हमारी? इज ए मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स एंड सोडियम सॉल्ट। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? सी वाटर। और सी वाटर में स्टूडेंट्स हमें क्या क्या मिलता है? पानी मिलता है, उसमें हमें सॉल्ट्स मिलते हैं। सो सी वाटर भी क्या हो जाएगा? हमारा एक मिक्सचर। सी वाटर इज ए मिक्सचर। किस का मिक्सचर हो जाता है? एक तो इसमें हमें वाटर मिल जाता है प्योर, और इसमें हमें क्या मिलते हैं? आयंस। और इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के आयंस मिल जाते हैं। जैसे कि सोडियम का आयन कौन सा मिलता है? NaCl, जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है जिसे हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और दिया गया है, कौन सा हो गया? सी वाटर हो गया। सॉइल हमारा क्या रह गया? सॉइल। तो सॉइल को इधर देख लेते हैं। सॉइल में क्या क्या होता है? सॉइल भी क्या हो जाएगा हमारा? सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ किस का मिक्सचर होता है? मिनरल्स, ह्यूमस, एयर, वाटर। और इसमें हमारा क्या क्या मिलता है? सॉइल में सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ
मिनरल्स, ह्यूमस, एयर एंड वाटर। सो स्टूडेंट्स, इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे मिक्सचर दिए गए हैं और कौन कौन से कंपाउंड। सो हमने देखा एयर इज़ ए मिक्सचर, तो एयर इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, शुगर इज़ ए कंपाउंड, तो शुगर की वजह से ऑप्शन नंबर 1 कट जाता है और शुगर की वजह से ही ऑप्शन नंबर 4 कट जाता है। नेक्स्ट हमें इसमें दिया गया है CO2। CO2 भी क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, तो इसके कारण हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी कट जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, एयर, मिल्क, सोप, सॉइल, सी वाटर, ऑल आर मिक्सचर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, एक असर्शन दिया गया है और एक रीज़न दिया गया है। सो असर्शन और रीज़न में क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि दोनों ऑप्शन सही हैं या गलत हैं, और रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है या नहीं देता है। सो फर्स्ट असर्शन पढ़ लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल, टमाटो, कीवी, कुकुम्बर एंड पीच शुड बी पील्ड बिफोर ईटिंग। जो हमारे कुछ एप्पल्स या वेजिस के नाम दिए गए हैं कि हमें इन्हें यूज़ करने से पहले इन्हें क्या करना चाहिए, पील करना चाहिए, यानी कि इन्हें छीलना चाहिए। और रीज़न क्या दिया गया है, द पील ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ फाइबर्स। पील क्या होता है स्टूडेंट, छिलका। सो क्या आप कभी टमाटर को छील के खाते हैं? नहीं, हम कभी टमाटर को छील कर यूज़ नहीं करते हैं। कुकुम्बर, खीरा, कीवी, पीच, इन सब की जो है वो हमें छील कर खाना चाहिए? नहीं, क्योंकि इनके जो छिलका होता है, इनका जो पील होता है, उसमें बहुत सारे फाइबर्स, प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको, इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बिना छीले खाना चाहिए। सो असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, शुड बी पील्ड बिफोर ईटिंग, कि हमें उनको खाने से पहले छीलना चाहिए। और रीज़न क्या दिया गया है, द पील ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिस कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि इनके छिलके में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, वायर्स कनेक्टेड द टू एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल आर इमर्ज्ड इन ए फॉलोइंग लिक्विड्स वन आफ्टर वन। जो वायर है वो एक सेल से कनेक्ट किया गया है और उसे वापस बहुत सारे लिक्विड्स में डिप किया जाता है। तो उसमें से कौन से लिक्विड में जो हमें कंपास निडल ले रहे हैं उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो हम एक कंपास निडल देख लेते हैं। पहले कैसा होता है, एक कंपास ये होता है और इसमें एक निडल लगी होती है जो हमेशा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। सो हमारे कंपास निडल में कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस शो की जाती हैं। तो हम इस इलेक्ट्रिक सेल में कौन से डिज़ोल्व में, कौन से लिक्विड में रखें कि इस कंपास निडल में जो है वो हमें डिफ्लेक्शन, यानी कि ये सुई जो है वो हमें मूव करती हुई दिखे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक सेल को एक वायर से कनेक्ट कर दिया और फिर इस वायर्स को जो है वो किस में डुबाया जाता है, किसी लिक्विड में डुबाया जाता है। यहाँ पे हम लिक्विड का ले लेते हैं। तो हमें बताना है कि इस निडल में कौन से लिक्विड में हमारा डिफ्लेक्शन शो होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही जब हमारी सेल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी तभी इस निडल में हमारा डिफ्लेक्शन शो होगा। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस। और आयंस कैसे हो सकते हैं हमारे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज।
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें मेन क्या देखना होता है कि जहाँ पे भी हमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिल जाता है वहीं पे हमारे आयंस का फ्लो होने लगेगा, और आयंस का फ्लो होगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। सो हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा कैरोसिन ऑयल। क्या कैरोसिन ऑयल में हमारा कभी आयंस होते हैं? नहीं। जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, और जब 7 होती है तो वो ना ही एसिडिक होता है और वो ना ही बेसिक होता है, वो कैसा होता है? न्यूट्रल। तो हमारा डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है हमें सॉल्ट सॉल्यूशन, और सॉल्ट क्या होता है हमारा? SALT। सॉल्ट होता है NaCl, और जब भी हम इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाता है? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में ब्रेक हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे हमें कैसे मिल गए? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज मिल गए, तो हमारे आयंस क्या कर देंगे? फ्लो होना शुरू कर देंगे। इसीलिए जब हम इन वायर्स को NaCl का या फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो हमारी, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारी निडिल है उसमें, कंपास निडिल है उसमें हमारा क्या हो जाएगा? शुरू डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। सो हमारा सही आंसर तो क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। और फोर्थ ऑप्शन हमें क्या दिया गया है? शुगर सॉल्यूशन। क्योंकि जब हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होती है, आयंस में ब्रेक नहीं होती है, इसीलिए शुगर के सॉल्यूशन में भी हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। सो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, सॉल्ट सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हमें क्या दिया गया है? 6. Which of the following is true for the light as it travels from air into water? जो लाइट है यानी कि हमारा प्रकाश, वो कहाँ से कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है? एयर से वाटर में ट्रैवल करता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हम एक बेस ले लेते हैं, इसके ऊपर हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे हम एयर ले लेते हैं, और नीचे वाली साइड हम क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं, और बीच में एक 90 डिग्री का क्या बना लेते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? लंब या फिर अभिलंब डाल लेते हैं। तो जब इस पे लाइट एंटर करती है, लाइट को एंटर कराते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है? ये बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। जो लाइट हमारी एंटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो लाइट हमारी बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। सो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है हमारा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन होता है। अपवर्तन कब होता है? जब हमारा मीडियम चेंज होता है, क्योंकि पहला मीडियम कैसा है हमारा? एयर है, और एयर से लाइट कहाँ पे एंटर कर रही है? वाटर में एंटर कर रही है। तो हमारे मीडियम्स कैसे हो गए? चेंज हो गए। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? हमारा रिफ्रैक्शन होगा। और अगर हमारा मीडियम चेंज नहीं होता है, लाइट एयर से वापस एयर में पहुँच जाती है या फिर वाटर से वापस वाटर में ही निकल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बट हमें क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। सो इसमें जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और स्टूडेंट, इसमें जो एंगल ऑफ आई होता है वो हमेशा बड़ा होता है आर से, क्योंकि एयर कैसी होती है हमारी? क्लोज नहीं होती है, मतलब कि उसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास कम होते हैं, वो घूमते रहते हैं, वो एक्स्ट्रा आपस में घूमते रहते हैं। तो ये क्या होती है हमारी? लेस डेंस। और जो वाटर होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, इसीलिए ये कैसे हो जाती है? हाई डेंस। सो जब भी हमारी लाइट लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम की ओर जाती है, जहाँ पे पार्टिकल्स हमारे आपस में मिले हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, पास पास होते हैं, तो ये हमारी जो लाइट है वो हमारा
परपेंडिकुलर, जो हमने अभिलंब डाला है उसकी ओर झुक जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा आई है वो आर से बड़ा है, इसीलिए ये रे जो है वो लंब की ओर झुक जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम एयर से वाटर में जाएंगे तो हमारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चेंज, एंड वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीज। सो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा हमारा। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में जाते हैं तो हमें याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। किसी भी मीडियम में चेंज करने पर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर कभी भी हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो चेंज किस में होता है, एक तो हमारा वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीनों जो हैं वो हमारे हमेशा चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। तो हमारे ऑप्शंस में क्या दिया है, वेलोसिटी डिक्रीज, यस डिक्रीज पे जाएगा। अगर आप किसी खुले एरिया से किसी बंद एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आप एक स्मूथ रोड पे चल रहे हो और सडनली आपको बीच में क्या मिल जाए, जाम मिल जाए, तो आपकी स्पीड कैसी हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए वेलोसिटी तो क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज़ हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी नहीं, फ्रीक्वेंसी हमारी कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती है। बोथ वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी तो हमारी सेम रहती है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बोथ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ डिक्रीज, यस हमारे ये जो तीनों होते हैं वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाते हैं। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ वेवलेंथ वेलोसिटी डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट हम आगे की ओर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई ए बी सी इन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। किसी फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ए बी सी क्या होते हैं। ए में क्या दिया गया है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेन्स 1 और मोर ओव्यूल्स, बी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड सी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स। और नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं कि जो फ्लावर का रिप्रोडक्शन होता है या रिप्रोडक्शन पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लावर ड्रॉ किया है तो इसमें आपको कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे। पहले हम इन पार्ट्स को समझ लेते। सो ये जो बीच वाला हमारा पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। क्या कहते हैं, OVARY, ओवरी। और हिंदी में इसको बोलते हैं हम अंडाशय। तो ये अंडाशय वही पार्ट होता है, मेन पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे हमारे क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं। जिससे हमारे क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं। सो इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरी। नेक्स्ट हमारा ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है स्टिग्मा, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। और ये जो इसकी नीचे की ओर ट्यूब जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। इसको बोलते हैं हम स्टाइल या फिर वर्तिका। सो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों हमारे फीमेल पार्ट होते हैं। कैसे फीमेल पार्ट होते हैं, और इनको कंबाइन रूप में हम क्या कहते हैं, पिस्टल। इसको क्या कहते हैं, पिस्टल, जिसकी हिंदी क्या होती है, स्त्री केसर। आप इसको हिंदी में बहुत इजीली याद कर सकते हैं। स्त्री मतलब फीमेल, और फीमेल पार्ट्स को क्या कहते हैं हम, स्त्री केसर कहते हैं। नेक्स्ट अभी हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं फ्लावर्स के। सो ये वाली जो हमारी ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट या फिर
तंतु, ये क्या कहलाता है हमारा तंतु। और इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एंथर, परागकोश। और ये दोनों पार्ट्स हमारे कैसे होते हैं, ये दोनों पार्ट्स हमारे होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैसे होते हैं, मेल। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। मैन से क्या बन जाता है, मैन, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेमन। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, पुंकेसर। सो इसको भी हिंदी में याद करना इजी होता है। पुंकेसर के लिए स्टेमन और स्त्रीकेसर के लिए पिस्टल। और इसके अदर पार्ट्स क्या होते हैं, ये वाले पार्ट्स हो जाती है हमारी पेटल्स, यानी कि इसकी पंखुड़ियाँ। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम सेपल या फिर पुष्प दल, जिसके ऊपर पुष्प बैठा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पुष्प दल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे हम अपने पार्ट्स को पहचान सकते हैं कि ए, बी और सी में क्या आएगा। फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, जिसके पास एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स यानी कि अंडे होते हैं, वो कौन सा पार्ट हो जाएगी हमारी, ओवरी, क्योंकि यही जो है वो मेन पार्ट होता है फ्लावर का, जिससे हमारे एग्स बनते हैं या ओव्यूल्स बनते हैं। सो ए पार्ट में क्या आएगा हमारा, ओवरी आएगा। बी पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा है तो मेल वाले पार्ट को हम कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, स्टेमन या फिर पुंकेसर। सो बी वाले में क्या आएगा, स्टेमन। और सी में क्या बोला है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और फीमेल के लिए क्या होता है हमारा, पिस्टल या फिर स्त्रीकेसर। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ए ओवरी, बी स्टेमन एंड सी पिस्टल। नाउ नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। हमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ब्लू जोन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के जोन के बारे में पूछा है कि जो ब्लू जोन होता है टेम्परेचर का वो क्या होता है। ब्लू जोन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ब्लू जोन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के ब्लू जोन के बारे में पूछा है, उसके बारे में सही ऑप्शन कौन सा है। द टेम्परेचर कांट बी मेजर, द टेम्परेचर इज अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर इज मच हायर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन 4, द टेम्परेचर इज लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो स्टूडेंट्स, पहले हम जोन्स को समझ लेते हैं कि ये हमारा जो ये ब्लू जोन दिया है ये होता क्या है। जो भी हमारी कोई भी फ्लेम होती है, फ्लेम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला टेम्परेचर जो होता है या फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आउटर जोन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आउटर। जो सेकंड वाला होता है इसको बोलते हैं हम मिडिल। और जो हमारा थर्ड वाला होता है, थर्ड वाला क्या हो जाता है हमारा, इनर। थर्ड वाला क्या हो जाता है हमारा, इनर पार्ट। सो इसमें अब मैंने यहाँ पे एक कैंडल बनाई है और उसके ऊपर उसकी लो बनाई है, तो इस लो से, इस फ्लेम से हम इन जोन्स को समझते हैं। सो ये आउटर वाला जोन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट जोन या फिर आउटर जोन, जिसे हम कौन सा जोन भी कहते हैं, ब्लू जोन। उसके बाद ये जो अंदर वाला पार्ट हो जाता है ये हो जाता है हमारा मिडिल वाला जोन। और मिडिल वाले जोन के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको येलो जोन। और जो ये हमारा लास्ट वाला होता है जिस पे हमारी वैक्स की कोटिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर जोन। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ब्लैक जोन। फर्स्ट वाले जोन को ब्लू जोन, सेकंड वाला जोन येलो जोन और थर्ड वाला जो जोन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक जोन। और जो ब्लैक जोन होता है और ये तीनों जोन्स होते हैं, इसमें जो है वो टेम्परेचर कैसा होता है, अलग अलग होता है। जो ब्लू जोन होता है, ब्लू जोन जो है वो हमारा कैसा होता है, हॉटेस्ट, इसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। जो येलो जोन होता है इसमें टेम्परेचर हमारा कैसा होता है, मॉडरेट यानी कि बीच का होता है। और जो ब्लैक जोन होता है इसमें हमारा टेम्परेचर कैसा होता है, लीस्ट यानी कि सबसे कम टेम्परेचर होता है। क्यों होता है ऐसा,
क्योंकि जो ब्लू जोन होता है इसमें जो हमारा ईंधन होता है, जो हमारा फ्यूल होता है वो कम्प्लीटली कंबस्ट हो जाता है, यानी कि कम्प्लीटली जल जाता है। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबस्टन। फर्स्ट वाले जोन में कैसा होता है, हमारा कंप्लीट कंबस्टन होता है, जो फ्यूल होता है वो पूरा जल जाता है। इसीलिए हमारा ये वाला जोन कैसा होता है, कंप्लीट कंबस्टन, इसीलिए हॉटेस्ट होता है। जो येलो जोन होता है उसमें जो है वो हमारा क्या होता है, पार्शियल, यानी कि कुछ जल जाता है और कुछ रह जाता है। तो जब उसमें कुछ बिना जले ही रह गया तो टेम्परेचर भी कैसा होगा, मॉडरेट, तो इसमें पार्शियल कंबस्टन होता है। और जो ब्लैक वाला होता है, ब्लैक वाला कैसा होता है, अनबर्न्ट, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मोमबत्ती की बीच की लो होती है वो हमेशा कैसी रहती है, ब्लैक ही रहती है, और वो बिना जले रहती है, वो बहुत धीरे धीरे जलती है। इसीलिए क्या होता है, इसका टेम्परेचर बिल्कुल लीस्ट होता है। अब हम इन जोन्स के टेम्परेचर पढ़ लेते हैं कि इनका टेम्परेचर कितना होता है। जो आउटर जोन होता है उसका टेम्परेचर सबसे हायर कितने डिग्री तक होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो मिडिल वाला होता है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जो हमारा इनर होता है, इनर का जो है वो हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, हमें ऑप्शन में क्या दिया गया था, द टेम्परेचर कांट बी मेजर्ड। जो ब्लू जोन होता है क्या उसका हम टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लाइक सन का टेम्परेचर नापने के यूज़ में आता है। तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ पायरोमीटर वी कैन मेजर द ब्लू जोन टेम्परेचर। ब्लू जोन का टेम्परेचर हम नाप सकते हैं पायरोमीटर की हेल्प से। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, द टेम्परेचर इज़ अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। द टेम्परेचर इज़ मच हायर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज़्यादा होता है। यस, क्योंकि हमारा कितना होता है, 1400 तक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोला है, द टेम्परेचर इज़ लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। नहीं, इतना कम तो हमारा अंदर वाले जोन में, यानी कि जो थर्ड जोन होता है, ब्लैक जोन होता है, उसमें भी नहीं होता है। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियोस के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।